नमस्ते। वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो आज है 18 सितंबर और हम लोग करेंगे आज की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि न्यूज़ में है। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूज़ है कि जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, उन्होंने अडॉप्ट किया है ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को उन्होंने अडॉप्ट किया है। और ये जो है ना, उड़ीसा के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, वहाँ से। देखिए, भारत का जो एक टारगेट है ना, वो 2025 तक टीबी मुक्त होने का है। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, ठीक है, कि हमें 2025 तक टीबी मुक्त होना है। तो इसके लिए भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान भी चलाया था। और टोटल जो ट्यूबरक्लोसिस के यहाँ पे पेशेंट थे 4 डिस्ट्रिक्ट में, वो 72 थे जिसको इन्होंने अडॉप्ट किया है। और ये पार्ट है टीबी इराडिकेशन प्रोग्राम, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक विजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि जो हमारा टारगेट तो है ही आपको, और 2025 तक हम लोग टीबी को इराडिकेट करेंगे। ठीक है, रीज़न ये था कि अभी आज मोदी जी का, ये बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जी का बर्थडे भी था, तो उसके एवज में इन्होंने एक बर्थडे गिफ्ट दिया मोदी जी को कि हम आपके इस मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का जो टारगेट है वो टीबी मुक्त होने का कितना तक है, 2025 तक। देखिए, जो भी लोग टीबी मुक्त करने में योगदान देते हैं उसे एक टाइटल मिलती है। ठीक है, उसे एक टाइटल मिलती है, वो क्या है आपका, एज अ निक्षय मित्र। ठीक है, याद रखिएगा, ये टर्म इम्पोर्टेंट है, एज अ निक्षय मित्र। ठीक है, रीजन क्या है कि इसमें और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार के अंतर्गत, जैसे CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उन्होंने भी 35,000 ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया है। और याद रखिएगा, ये जो टीबी मुक्त भारत अभियान है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज लॉजिस्टिक पॉलिसी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च करते हुए उन्होंने बोला कि एक समय था जब भारत में कबूतर छोड़े जाते थे और आज चीता छोड़ा जाता है। तो एक्चुअली ये थोड़ा पॉलिटिकल ट्यून है, क्योंकि आज मोदी जी ने अपने बर्थडे पे कूनो नेशनल पार्क में भारत में आफ्टर 7 डिकेड चीता को भी लॉन्च किया है। तो उन्होंने थोड़ा तंज मारा है, बट हम लोग जानेंगे कि ये एक्चुअली में जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसके पीछे लाने का क्या रीज़न है, तो हम लोग वो देखने वाले। देखिए, आपको पता होगा कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अगर बात करोगे ना, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर आपको कम करना है तो आपकी लॉजिस्टिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न ये है कि इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। ठीक है, उन्होंने बोला मोदी जी ने, और इसके लिए आपके किसी कंट्री का जो है ना लॉजिस्टिक पावर जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आप ग्लोबलाइज्ड दुनिया में अभी जी रहे हो, तो आपको ट्रेड करना है, तो जितना फास्ट गुड एक रीजन से दूसरे रीजन में पहुंचता है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से, जैसे पेट्रोलियम, तो अगर आपको नॉर्थ इंडिया में पहुंचाना है, जैसे बिहार में, यूपी में, नेपाल के आसपास, तो आप सोच के देखो, ऑटोमेटिकली दाम जो है ना बढ़ जाती है हर एक गुड्स की। तो अगर लॉजिस्टिक्स, हमारा जो एक्सप्रेसवे है या कॉरिडोर्स, ठीक है, वो सब अगर अच्छे होते हैं
तो आराम से आप क्या कर सकते हो, किसी भी सामान को बहुत फास्टली एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हो। इसके लिए उन्होंने कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि उन्होंने बोला कि देयर हैज़ बीन अ कांस्टेंट एफर्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर फास्ट लास्ट माइल डिलीवरी, रिजोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड रिलेटेड चैलेंजेस, फॉर सेविंग टाइम एंड मनी। और ये जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसको लाने का जो मेन रीज़न था, लॉजिस्टिक पॉलिसी अगर आपको लाने का जो मेन रीज़न था वो था आपका टू ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस इन डोमेस्टिक गुड्स इन ग्लोबल मार्केट। बेसिकली अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यूजुअली हमारा जो एक्सपोर्ट हब है वो कोस्टल एरिया है, लेकिन इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा जो है ना डिवीज़न क्रिएट हो जाता है कि आपका एक जो है ना यूनिफॉर्म जो है ना डेवलपमेंट नहीं होता है कंट्री का। ठीक है, अगर आप पर कैपिटा अगर आप अर्निंग देखोगे ना तो जो नॉर्थ इंडिया बहुत पीछे रह गया है, स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये सब। ठीक है, जबकि जितने भी कोस्टल स्टेट है लाइक तमिलनाडु, साउथ की आंध्र प्रदेश, बम्बई, इस सब में जीडीपी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं नॉन यूनिफॉर्म सी हो गई है। तो अगर आप लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करते हो तो आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या कर सकते हो, डाइवर्स कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया है कि इंडिया में जो 30 to 14% जो है ना जीडीपी का वो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो जाता है। मतलब अगर आप 100 रुपये का सामान प्रोड्यूस करते हो और सर्विस प्रोड्यूस करते हो अपने कंट्री में, तो आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में 14 से 15 रुपये खर्च हो जाती है। जबकि वही अगर आप डेवलप्ड कंट्री जैसे जर्मनी और जापान की बात करोगे तो वो लोग केवल 8 to 9 रुपीज़ ही खर्च करते हैं, जबकि इतना अमीर है। हालांकि उन्होंने एक बात ये बोला कि हमारी जो रैंक है वो थोड़ी बड़ी है। वर्ल्ड बैंक जो है ना वो लॉन्च करता है आपको लॉजिस्टिक इंडेक्स, और 2018 के हिसाब से इंडिया का रैंक था 44 इन द लॉजिस्टिक कॉस्ट। ठीक है, एंड दैट वाज नॉट गुड, क्योंकि यूएसए में और चाइना में जो है ना ये यूएसए 14th रैंक पे था और 26th रैंक पे चाइना था, जो हमारे पड़ोसी है। एशियाज़ 2 जायंट में से जो है ना एक चाइना है। थर्ड न्यूज़ है आपको कि इंडिया का जो फर्स्ट रीट है REIT, ठीक है, इंडिया का जो फर्स्ट रीट है वो लॉन्च होने वाला है स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, अब ये रीट होता क्या है, ये एक रिपोर्ट है, अभी रिपोर्ट इन ट्रांजैक्शन है, कोई ऐसी सियोरिटी नहीं है। तो ये जो है ना रियल एस्टेट इंडस्ट्रियल ट्रस्ट, ये जो है ना एक तरह से आप बोल सकते हो GLL रिपोर्ट क्लेम किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डमेंट होता है खास करके रियल एस्टेट में, उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्टॉक मार्केट में इंडिजिनस रीट जो है ना आने वाली है। ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, हालांकि अगर आप देखोगे तो अभी इंडिया में 3 लिस्टेड REIT है भी, बट ये सब जो है ना दीज ऑल आर लीज्ड ऑफिस एसेट, मतलब इंडिजिनस नहीं है, ये किसी दूसरे का लीज किया हुआ है। तो आप याद रखिएगा फर्स्ट ये एक रिपोर्ट आने वाला है, और इससे होगा क्या कि ऐसा देखा गया था कि ये जो तीनों लिस्टेड हैं रीट REIT, दैट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनको फंडिंग मिला था लगभग आप बोल सकते हो 862 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा 2021 में। तो ये एक रोबूस्ट जो है ना एक तरह से आप बोल सकते हो सिचुएशन था जहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट को बढ़ावा मिल रहा है कि वो भी एक नई इंडिजिनस जो है ना इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को खोले, और ये बिल्कुल ग्रीन फील्ड होगा, मतलब नए तरीके से इसको लाया जाएगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम अपने टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ जो हैं वहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे और अपने जो माइग्रेशन है उसको क्या करेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी छोटे छोटे टाउन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम लोग
वहीं पे बिल्डिंग बनाएंगे, सब कुछ व्यवस्था करेंगे। उससे क्या होगी कि लोगों का माइग्रेशन नहीं होगा, लोग अपने घर पे ही रहेंगे। और तो ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, कोई सर्टेन चीज़ नहीं है, बट अच्छी बात है, ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वार्न्स किया है स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स के लिए कि आप जो है ना सचेत हो जाओ, आपके जो पीसीज़ हैं माइक्रोसॉफ्ट के वो रिस्क पे हैं। ये किसने रिपोर्ट किया है? तो सर्टिन। देखिए सर्टिन जो है ना एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो साइबर सिक्योरिटी और जो हमारे डेटा से रिलेटेड चीज़ें उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सर्टिन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, दैट इज़ सर्टिन। और ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो सर्टिन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। जो सिस्टम प्रभावित होने वाला है उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट और बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो है ना वो एक तरह से। तो इसमें न्यूज़ ये था कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो सर्टिन है, ठीक है, जो सर्टिन है आपका वो क्या है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट बॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल है रिपोर्टिंग बग्स एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लाइक हैकिंग एंड फिशिंग अटैक। और ऐसा इन्होंने बताया है कि भाई ये आपके सर्विस को बाईपास करके जो है ना टारगेट कर सकता है आपके सिस्टम को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग अपना अपना कंप्यूटर को अपडेट कर लीजिए। हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो 11 दिन की यात्रा पे यूएस जा रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट समिट है जैसे क्वाड और ब्रिक्स की कुछ मीटिंग होने वाली है। और वो 77th UNGA यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली को भी भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 77। तो इस बार याद रखिएगा जो 2023 में जो UNGA की मीटिंग होगी दैट विल बी द 77th UNGA मीटिंग। और वो ब्रिक्स की कुछ मीटिंग होगी और क्वाड के। आपको पता होगा कि जो क्वाड है, अच्छा ये जो स्पीच देंगे वो 7 सितंबर 24 को देंगे। क्वाड में कौन कौन से आते हैं आपको पता होगा, इंडिया है, ठीक है, US है, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अच्छा ये तो आपका एक क्वाड है। एक सेंट्रल एशियन क्वाड भी बनाते हैं जिसमें US, UAE, ठीक है, उसके बाद था इंडिया, और कौन थे, तो इजराइल भी बना था, ठीक है। ब्रिक्स में 5 कंट्रीज है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक्रोनिज्म ही है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साथ ही साथ इनकी कुछ मीटिंग होगी G4 कंट्रीज़ के। देखिए ये जो G4 कंट्रीज़ है ना, इनका डिमांड ये है कि हमें भी जो है ना यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, परमानेंट मेंबरशिप, उसमें हमें भी जगह मिलनी चाहिए। अभी 5 परमानेंट मेंबरशिप है, P5, जिसमें US है, ठीक है, चाइना, रसिया, फ्रांस एंड UK, यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ठीक है, और इसके साथ जो है ना इंडिया, ये चारों G4 के मेंबर हैं जो चाह रहे हैं कि भाई हमें भी जो ना परमानेंट मेंबरशिप मिला जाए। बट रसिया ने क्या बोला था पिछले बार कि आप सबकी चिंता छोड़ो, क्योंकि अभी रसिया और यूरोप के बीच में एकदम चल रहा है घमासान, समझ रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि भाई आप दुनिया की चिंता छोड़ो, हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को बोला था, ठीक है, कि आप G4 से बाहर आ जाओ। साथ ही साथ इनका जो मीटिंग होगा वो
अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और मैं मेंशन कर दूँ कि इस बार जो 77th जो UNGA का मीटिंग हो रहा है ना, उसका जो थीम है, थीम पूछ दिया जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में, दैट इज़ अ वाटर शेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंज। तो G4 के साथ में इनका मीटिंग होगा। और एक और ग्रुप है यहाँ पे, L69 ग्रुप ऑन री इन्विगोरेटिंग मल्टीलैटरिज्म एंड अचीविंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द UN। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे UN को किस तरह से फ्रूटफुल बनाया जाए, ठीक है, ताकि एक जो मल्टीलैटरलिज्म है उसका बढ़ावा मिलेगा, जो वर्ल्ड में रीजन्स है उन सबको क्या होगा कि रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी इतना बायस्ड है UN ना कि कोई फ्रूटफुल काम ही नहीं हो पाता। आप देखो कि एक भी जो कंट्री जो है ना, अगर आप रसिया को छोड़ दो तो साउथ अफ्रीकन रीजन से नहीं है। इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 5th एक तरह से जो है ना नॉर्मल जो रूप मतलब जो नॉर्मल GDP में होता है उसमें 5th हाईएस्ट GDP वाला कंट्री बन गया, फिर भी इंडिया उसका पार्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको, अच्छा ये जो आपका L69 ये अफ्रीकन बेसिकली जो है ना अफ्रीकन कंट्रीज़ है यहाँ पे, जो लोअर मिडिल क्लास या बोल सकते हैं पुअर कंट्री सब है, उनका एक ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक टर्म अभी न्यूज़ में, दैट इज जॉयमाला। देखिए जॉयमाला एलिफेंट है, और तमिलनाडु और आसाम के बीच में जो है ना अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु ने आसाम को ये जॉयमाला जो है एक हाथी उसको ट्रांसपोर्ट किया था फॉर अ प्राइवेट ओनरशिप, कुछ इम्पॉर्टेंट काम। क्योंकि हमारे देश में जैसे आपको पता होगा एनिमल्स का बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जो रिलीजियस पर्पस से जाता है। तो इस पे जो है ना कुछ एनिमल्स जो लवर्स हैं या बोल सकते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने कंसर्न बताया था कि ठीक से इसको केयर नहीं किया जाता। तो मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि अभी इन दोनों स्टेट में जो हाई कोर्ट्स हैं रिस्पेक्टिव, वहाँ पे केस चल रहा है इस मुद्दे पे, ठीक है। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट वाली बात ये है कि एक्चुअली ये एलिफेंट जो है ना, एलिफेंट प्रोजेक्ट के अंदर, तो एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मैं एक बात और बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो केरला, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, असम, त्रिपुरा एंड मध्य प्रदेश, ये 96% ऑफ एलिमेंट जो है ना यहाँ पे कैप्टिविटी में है। मतलब एक प्राइवेट लोग जो है ना इसको होल्ड करके रखे हुए हैं अपने पास पर्सनल प्रॉफिट के लिए, कहीं पे ले जाना है, चाहे बेगिंग में या कोई रिलीजियस पर्पस से, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के पास एक तरह से आप बोल सकते हो ये वन ऑफ द स्टेट है जिसके पास स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है किस चीज़ का, प्राइवेट ओनरशिप का। जबकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसके पास क्या है, एक तरह से बहुत लो क्वालिटी का जो है ना रूल्स और रेगुलेशन है। तो इससे क्या होता है, ब्लैक मार्केट में बढ़ावा मिलती है, और फिर एलिमेंट को कैप्चर्ड करके इलीगली और ट्रैफिक तरीके से उसके जो दांत ऊत होते हैं एलिफेंट का उसको यूज कर लिया जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ एक तरह से आप बोल सकते हो ऑफिसर्स भी थे प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर जो है मिनिस्ट्री, प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। ये RTI में मिनिस्ट्री ने बताया है कि कुछ ऑफिसर्स कि एलिफेंट को जो है ना इलीगल तरीके से भी, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन जिस स्टेट में नहीं है वो आपको वहाँ पे उनका गलत यूज होता है। और ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे मिनिस्ट्री हैं क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट, वो बता रहे हैं कि अगर आप इलीगल तरीके से अगर एलिफेंट को होल्ड करके रखते हो तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये इलीगल है, अगर आप प्राइवेटली अगर होल्ड करके रखते हो बिना सर्टिफिकेट का। तो तमिलनाडु में मैंने आपको बोला ना कि सबसे ज़्यादा क्या है, आपको
सख्त रूल और रेगुलेशन है, तो वहाँ पे केवल एक जो है ना एलिफेंट है विदाउट एनी ओनरशिप सर्टिफिकेट, जबकि आपका जो केरला, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है, यहाँ पे 96% ऑफ एलिफेंट जो है ना ये बिना किसी सर्टिफिकेट का है। अगर आप देखो कि 723 एलिफेंट जो इंडिया में वो प्राइवेटली ओन्ड किए जाते हैं, उसमें से 694 जो एलिफेंट है वो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, ठीक है, वो इन्हीं स्टेट्स में रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हम थोड़ा जान ले प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, ठीक है, तो देखो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा, और ये एक तरह से बोल सकते हो आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम था। ये टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था, ठीक है, स्टेट्स को, कि आप एशियन एलिफेंट को जो है ना प्रोटेक्ट करो। एम क्या था, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन द नेचुरल हैबिटेट बाय प्रोटेक्टिंग देम, और साथ साथ इनके जो पुनर्निर्वास की जो कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, माइग्रेशन कॉरिडोर को बनाना, ताकि एक एलिफेंट रिजर्व से दूसरे रिजर्व चले जाए थ्रू द कॉरिडोर। ये मैंने जैसा आपको बताया कि दिस इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब फुल्ली आपको सपोर्ट स्टेट से सेंट्रल से मिल रहा। एक न्यूज इन ट्रांजिशन ये है कि अभी आपको पता होगा कि हमारे जो फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वो लॉन्च हो चुका है। तो उस पर जो हमारे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है ना वो इंस्टॉल करेंगे। क्या इंस्टॉल करेंगे? तो मिसाइल, एक है LRSAM सिस्टम जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एंड द MF स्टार मल्टी फंक्शनल डिजिटल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरिया रडार, मतलब रडार और मिसाइल को ये इंस्टॉल करने वाले हैं विद इन 2 मंथ, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली में जो है ना होता क्या है ये सब। तो देखिए, ये जो आपका LRSAM है दैट इज़ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है, ये जॉइंट डेवलपमेंट है किसके द्वारा? DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री दैट इज़ IAI, और इसको मैन्युफैक्चर्ड किसने किया है? दैट इज़ भारत डायनामिक्स लिमिटेड। जबकि MF स्टार जो है ना ये मैन्युफैक्चर्ड है IAI दैट इज़ इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, और ये सर्विस में भी है दूसरे वॉरशिप पे इंडियन नेवी के, ठीक है। INS विक्रांत के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये फर्स्ट इंडिजिनस जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का, और ये सितंबर 2 को लॉन्च हुआ था। इनके 5 सी ट्रायल हो चुके हैं 2021 से, ठीक है। देखिए, अगर आप गौर से देखोगे अपने इंडिजिनस, ठीक है, तो जो इंडिजिनस हमारा INS विक्रांत है ये डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन एंड जो इसको डिज़ाइन किए हुए थे, और कंस्ट्रक्शन जो हुआ था CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हुआ था। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है दैट इज़ 42,800 टन, मतलब 42,800 टन है। और ये जनरल इलेक्ट्रिक जो USA की कंपनी है उसके इंजन है, इसमें 4 इंजन्स लगे हैं, उस पर चलता है। यहाँ 30 हेलीकॉप्टर्स के विंग्स हैं और बहुत सारे फाइटर प्लेन्स, जैसे फ्यूचर में अगर मान लीजिए जैसे द 100 का जो राफेल है, MiG-29, ये सब जो है ना आप आराम से वहाँ पे रख सकते हो।
एक टर्म होता है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक टर्म है द शिप यूजेज, हमारा जो मतलब INS विक्रांत है, यूजेज एन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड नोन एज शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी दैट इज एस्टोवार। मैंने आपको शॉर्ट के माध्यम से बताया था एस्टोवार क्या होता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि अगर आपको हवाई जहाज़ को फ़्लाइट करवाना है तो आप क्या करोगे, स्काई जंप कर दोगे फॉर लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट। मतलब किसी हवाई जहाज़ को आपको एयरक्राफ्ट से उड़ाना है तो आप उसको ऊपर उठा करके उड़ा दोगे, और अगर आपको लैंडिंग करवाना है तो आप उसको अरेस्टेड करोगे, मतलब रोक के उसको ज़बरदस्ती ऑन बोर्ड करोगे, ठीक है। इनिशियली में यहाँ पे MiG-29 के रखा गया है सर्विस में। अगर बाद में मान लीजिए कुछ डील्स होती है USA के साथ, जैसे बोइंग का FA-18 है, ठीक है, तो सुपर हॉर्नेट है, द100 का राफेल है, अगर कुछ डील्स होता है इस पर तो हम लोग ये सारे सिंगल जो है ना इंजन है, बट फ्यूचर में अगर ट्विन बेस्ड होगा तो हम आराम से। देखिए एक न्यूज़ में और टर्म है कि अभी अभी जापान में एक आपको टाइफून आया है जिसका नाम है नैनमेडोल, ठीक है। और ये कहाँ पे आया है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये सॉदर्न आइलैंड ऑफ क्यूशू, मतलब जापान के सॉदर्न में क्यूशू आइलैंड है, वहाँ पे है। ऐसा माना जाता है इसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि ये इस डेकेड का सबसे हैवीएस्ट जो है ना टाइफून माना जा रहा है जापान में। और बहुत हैवी वाटर लेकर के आएगा। देखिए जो टाइफून होता है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये नानमाडोल क्लासिफाइड एज अ सुपर टाइफून बाय US नेवी जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, क्योंकि ये जो सुपर टाइफून होता है ना, ये जापान में जो है ना बहुत ज़्यादा वाटर लेकर के आने वाला है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये नानमाडोल जो है ये 14th टाइफून ऑफ दिस सीज़न है, मतलब इस पार्टिकुलर सीज़न में जापान में ये 14 सीज़न है। और जापान सॉदर्न मियामी डेल्टा आइलैंड जो है वहाँ पे लगभग जो है ना ये हेडिंग कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो बेसिकली और हवा की जो स्पीड देखोगे, क्यों ये सुपर है, क्योंकि इसकी जो स्पीड देखोगे 123 माइल्स पर आवर से, तो बहुत ज़्यादा है। और ये गस्ट कर सकता है 270 किलोमीटर पर आवर। कैन यू इमेजिन, जैसे लग रहा है बुलेट ट्रेन आ रहा है। इसको क्लासिफाइड किया गया है क्लास 5 हरिकेन से, जो अटलांटिक ओशन में आता है। आप याद रखिएगा कि जैसे इंडिया में हम साइक्लोन बोलते हैं, उसी तरीके से जापान में इसे टाइफून बोलते हैं और USA में इसे हरिकेन बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल साइक्लोन के ही जो है ना कैटेगरीज है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन में जो हरिकेन आता है उससे ये नानमाडोल जो है ना क्लास 5 सेम लेवल के। अभी 1 लाख ब्लड यूनिट करने का जो है ना जमा करने का एक कैंपेन लॉन्च हुआ है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में 15 डे का ये ब्लड डोनेशन कैंप है। और ये लॉन्च किया गया था कब, नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं अक्टूबर 1 को। इसमें प्राइवेट ब्लड बैंक भी जो है ना वो लोग क्या करेंगे, लोगों से यहाँ पे ब्लड ले करके 15 दिन तक जो है ना, टारगेट कितना है, 1 लाख ब्लड यूनिट को पूरा करना यहाँ पे टारगेट है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि ईरान के जो रिलीजियस लीडर है, ठीक है, उनका तबीयत ख़राब है और वो मरने वाले हैं।
तो इनके जो रिलीजियस लीडर, इनका नाम याद रखिएगा, अयतुल्लाह अली खमेनी। ये अभी अभी दिखाई दिए हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है ईरान के वो रईसी साहब हैं, ठीक है। और 2023 से ईरान एज ए फुली मेंबर ऑफ SCO बन जाएगा, जो इंडिया में होस्ट होने वाला है। आज की जो लास्ट हमारा न्यूज़ है वो है अक्टूबर फेस्ट। याद रखिएगा, अक्टूबर फेस्ट आपसे पूछ सकते हैं कि किस कंट्री से रिलेटेड है। तो देखिए, अक्टूबर फेस्ट जो है ना, ये जर्मनी से रिलेटेड टर्म है, और ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है जिसमें जितना ज़्यादा आप बियर पी सकते हो, आप बियर पी सकते हो, ठीक है। तो ये एक खुशियाँ मनाने का समय होता है जर्मनी में, ठीक है। और इसको वहाँ पे डी वियंसन भी बोलते हैं। और इसकी जो शुरुआत है ना, वो 1810 में की गई थी। तो ज़्यादा आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये एक बावेरियन कल्चर है, मतलब बियर पीने का कल्चर है। जितना आप बियर पीना चाहते हो बियर पियो खूब, ठीक है, ब्यौरा बन जाओ पी पी के। तो अक्टूबर फेस्ट किससे रिलेटेड है? जर्मनी से रिलेटेड है। सो होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।